नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूपीएससी लवर जीकेपी चैनल पर। आज हम दोस्तों अपने पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट पीवाईक्यू की सीरीज़ में जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे वो हम लोग क्वेश्चन पेपर 2020 का डिस्कस करेंगे, जो कि सेकंड पेपर स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के बारे में है। और ये आपका क्वेश्चन पेपर होगा फर्स्ट पाली का दोस्तों। इसके बाद सेकंड पाली का हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट और मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो कोट दिया गया है विंस्टन चर्चिल के द्वारा, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे आपके ब्रिटेन के। वो कहते थे, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। मीन सफलता आपका एकदम फाइनल नहीं है और आपका फेलियर घातक नहीं है हर बार, लेकिन जो इसको कंटिन्यू रखने की आपकी क्षमता है वही आपको डिफाइन करती है कि आपके अंदर चाहे चाहे आप सफल हो रहे हैं या फेटल आ रही हैं सिचुएशंस, फेलियर आ रहे हैं, इसके बावजूद आप लड़ रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू डिफाइन यू। तो दोस्तों आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान लिखित नहीं है? किस देश का संविधान लिखित नहीं है? तो ऑप्शन में न्यूजीलैंड सही होगा दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में लिखित संविधान है, स्पेन में भी लिखित संविधान है, फ्रांस में भी लिखित संविधान है। आपको पता होगा दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन जनरली कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें जो दो प्रकार के डिफाइन किए जाते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो है न्यूजीलैंड, जहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। बाकी आपका फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, स्पेन हो गया, यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जर्मनी, यहाँ पर भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। बट आप ब्रिटेन में चले जाइए, न्यूजीलैंड में चले जाइए, इजराइल में जाइए, ओमान में जाइए, सऊदी अरबिया में जाइए और लाओस में जाइए, दे हैव नॉट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उनके पास लिखित संविधान नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट देश हैं, इनको आप याद कर लीजिए, हो सकता है अगली बार मैच करने के लिए एग्जाम में दे दे। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जियाउद्दीन बर्नी की फतवाहे जहांदारी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों फतवाहे जहांदारी लिखा गया था जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा, जो बात करता है कि राजा के सलाह जो दिए गए हैं उसके बारे में बात किया गया है, जिसमें वो 24 टाइप्स के वो एडवाइस देता है राजा को। और इसी में उसने चर्चा किया है कि धार्मिक पुण्य और प्रजा की कृतज्ञता अर्जित करने हेतु मुस्लिम शासकों के लिए क्या क्या परामर्श होने चाहिए, क्या क्या एडवाइस हैं, इन सब का जिक्र इसमें देखने को मिलता है। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। फिर आप देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर, और ये आप देख सकते हैं जो जियाउद्दीन बर्नी का जो बुक है उसमें जो चर्चा किया गया है, ये जियाउद्दीन बर्नी 24 टाइप्स के परामर्श की बात करता है, हिदायत या नसीहत जो भी आप कह लें। और उसमें से कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि किसकी बात करता है। वो कहता है कि निजी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या परामर्श होने चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन देता है। फिर न्याय के मार्ग पर चलना, राजा को अच्छी जस्टिस प्रोवाइड कराना और वफादार सेना का निर्माण करना, इन सब के बारे में डिस्कस करता है आपके जियाउद्दीन बर्नी का लिखा हुआ बुक। इसके अलावा दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी के कई और इम्पॉर्टेंट बुक हैं जो कि हो सकता है पॉसिबिलिटी है पूछ ले एग्जाम में, जिसमें आपका है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, फिर है हसरतनामा, फिर है इनायतनामाए इलाही, फिर सलाते कबीर, और फिर मासिर ए सदत, फिर तारीख़ वर्मकियान। ये सब इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जियाउद्दीन बर्नी के दोस्तों। फिर आपका आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, किसने रिवोल्ट ऑफ 1857 को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा है? तो ऐसा कहने वाले दोस्त मतलब जो थिंकर हैं वो है बी डी सावरकर। बी डी सावरकर ने एक इम्पॉर्टेंट बुक लिखा है, उस बुक का ही नाम है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जो कि पब्लिश हुआ था आपके 1909 में, और 1909 में ही आपका मार्लियामेंटो रिफॉर्म भी आता है। ओके दोस्तों, तो ये इन्होंने माना है विनायक दामोदर सावरकर ने कि जो 1857 का रिवोल्ट था वो भारत का पहला जो है स्वतंत्रता संग्राम था अंग्रेजों के विरुद्ध। लेकिन इसको लेकर के अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। जैसे डिजरायली एक हिस्टोरियन है, वो मानते हैं कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था रिवोल्ट ऑफ 1857 को। लेकिन वहीं पर टी.आर. होम्स हैं जो कहते हैं कि यह एक लड़ाई थी बर्बरता और सभ्यता के बीच। जबकि आर.सी. मजूमदार अपनी एक बुक द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 में ये कहते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है एक सैनिक विद्रोह से अधिक कुछ भी नहीं था। तो इस पॉइंट को लेकर के कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, देयर आर ए लॉट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द स्कॉलर्स। तो ये आप क्या कर सकते हैं, कोटेशन को याद कर सकते हैं और अपने आर्गूमेंट रखने के लिए आप इसे कहीं इस्तेमाल भी कर सकते हैं, स्पेशली आप यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में।
फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है आपका, और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है सुरेंद्र नाथ सेन ने जो है एक बुक लिखा है जो कि 1857, जो कि पब्लिश हुआ था 1957 में दोस्तों। और सर सैयद अहमद खान ने जो है एक इम्पॉर्टेंट बुक लिखा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो उन्होंने पब्लिश किया था 1859 में। उस बुक का नाम है एन एस्से ऑन द केजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। ये आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद द पर्सपेक्टिव ऑफ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। फिर आप देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा गया है, अरस्तु के अनुसार कौन सा अधिकथन सही है। मतलब अरस्तु की जो थॉट है या पॉलिटिकल थॉट है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगा। पूछो क्यों? क्योंकि पोलिश को इतना, मतलब वो कहता है कि जो स्टेट होना चाहिए, स्टेट शुड बी नाइदर सो मच स्ट्रांग दैट कुडंट बी रन, और इट शुड नॉट बी सो मच स्मॉल दैट इट कुड बी एबल टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। मतलब राज्य ना ही तो इतना बड़ा होना चाहिए कि वो तो कि उसको फंक्शन करने में दिक्कत हो, और राज्य इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर गवर्नेंस या खुद की सुरक्षा ना कर पाए। तो एक बैलेंस की बात करता है, ये पॉइंट सही है। फिर अरस्तु कहता है कि पोलिश की प्रकृति, पोलिश जो है मतलब स्टेट क्या है, एक नेचुरल है, ये ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ है, और स्टेट जो है ह्यूमन बीइंग से पहले है, मतलब राज्य जो है मानव से पूर्व है, ये उसका स्टेटमेंट ही है। और वो मानता है कि जो पॉलिश यानी कि जो स्टेट है, स्टेट इज़ द एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन, ये भी उसका स्टेटमेंट है। तो ये तीन के तीनों आपके सही हैं, लेकिन पोलिश मानव का बृहत रूप है, ये जो है अरस्तु ने ना कहा है, ये कहा गया है किसके द्वारा, प्लेटो के का कोटेशन है दोस्तों। इस प्रकार आपका ये गलत होगा, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही है। फिर आप देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता में सहभागिता के तंत्र के रूप में श्रम परिवर्तनीयता को नहीं अपनाया जाता है। तो श्रम परिवर्तनीयता को नहीं अपनाया जाता है, स्पेशली इन जर्मनी। अब आपके मन में आना चाहिए कि ये सम परिवर्तनीयता है क्या। तो सम परिवर्तनीयता जो है इसको कॉन्सोसिएशनलिज्म भी कहते हैं, जो कि आपको देखने को मिलता है नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और बेल्जियम में, ठीक है। और इसका मतलब होता है दोस्तों कि आप सघन रूप से धार्मिक, निर्जातीय, नस्लीय, क्षेत्रीय आधारों पर विभाजित समाज में एक स्थिर लोकतंत्र, मतलब जहाँ पर डिवीज़न हो, डाइवर्सिटी तो है, इसके साथ साथ क्या है कि वहाँ पर स्टेबल डेमोक्रेसी है। तो इस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में एक कंसेंसस बना करके सबको एक साथ रखा जाता है, जो कि स्पेशली आपको नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और बेल्जियम में देखने को मिलेगा, जबकि जर्मनी में नहीं है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, और हाँ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को, इसको दिया था आरेंड लिचफर्ड ने। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ही कैन बी कॉल्ड एज द फादर ऑफ दिस थ्योरी, सो यू मस्ट रिमेंबर इट। ओके दोस्तों, फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसको लेकर के दोस्तों जो है UGC नेट ने जो क्वेश्चन पूछा था उसको लेकर के इन्होंने इस क्वेश्चन को गलत मान लिया था। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है IMF के बारे में कि एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, वो ये है कि आपका जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना जो है विश्व बैंक के साथ ही हुई थी, और ये कब हुई थी, 1944 में, स्पेशली इन ब्रेटन वुड्स कन्वेंशन में हुआ था। और IMF का जो इम्पोर्टेंट काम है दोस्तों, ये क्या करता है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं वेरियस कंट्रीज़ के, उनको एनालाइज करता है, उनको फॉरकास्ट करता है। और इसके साथ साथ जो है आपका IMF कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स भी रिलीज करता है, जैसे ये वर्ल्ड फाइनेंशियल रिपोर्ट जारी करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखेंगे वर्ल्ड लेवल पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है, IMF। लेकिन इंडिया पे बात करेंगे नेशनल लेवल पे, तो इंडिया में जो है इंडियन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी करता है, RBI। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एज अ पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए बेसिक। फिर आपका आता है दोस्तों कि इसमें जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में क्या है, 190 के आसपास मेंबर हैं, जो कि घटते बढ़ते रहते हैं, एक दो इधर उधर हो सकता है। और इसमें जो मेन बॉडी है जो कि इसको गवर्न करती है, उसे एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नर की बॉडी कहते हैं, या प्रशासन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कहते हैं, जिसमें कुछ गवर्नर होते हैं, वही इसको लीड करते हैं। मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी यही होती है दोस्तों।
फिर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, निम्नलिखित में से किसने नारीवादी दृष्टिकोण से हैंस मैगनथाउ के 6 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म को पुनर्निरूपण किया था। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि हैंस मैगनथाउ इज नोन एज द फादर ऑफ रियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन, लेकिन इनकी दी हुई इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने जिक्र किया है अपने बुक द 6 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म, और इस बुक को एनालाइज किया है पुनर्निरूपण करने के लिए उस विद्वान का नाम है जे.एन. टिकनेर। और जे.एन. टिकनेर जो है क्या है, एक नारीवादी या फेमिनिस्ट थिंकर हैं। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, टिकनेर का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के हर मामले में पुरुष को प्राथमिकता प्रदान की गई है और इसकी जड़ें मैगनथाउ की राजनीतिक यथार्थवाद के 6 सिद्धांतों में पाई जाती हैं। मतलब ये सीधे सीधे एक प्रकार का ब्लेम कर देते हैं मैगनथाउ पे कि मैगनथाउ की जो 6 प्रिंसिपल हैं वही बेस बनते हैं आगे चल करके कि वुमेन्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है इन द इंटरनेशनल रिलेशन। ओके दोस्तों, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, मैच करना है। इसको आप यहाँ समझ सकते हैं कि आदि द्रविड़ आंदोलन का केंद्र क्या था और ये कब हुआ था, मतलब कौन कौन से इसके लीडर थे। तो आदि द्रविड़ आंदोलन का जो केंद्र थे, जैसे आपका मद्रास था, हैदराबाद था, मैसूर था, नागपुर था, लेकिन मद्रास में इसको लीड कर रहे थे एम.एस. राजा, ये आप नाम याद रखिएगा। हैदराबाद में लीड कर रहे थे बी.आर. वर्मा, मैसूर में लीड कर रहे थे मुरुगेश पिल्लई और नागपुर में कर रहे थे विठोबा राजवी। और जो आपका आदि द्रविड़ आंदोलन के प्रणेता हैं, आर बी कैन से दैट फाउंडर थे, वो थे ई.बी. रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार भी कहा जाता है दोस्तों। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए आदि द्रविड़ आंदोलन के बारे में। जैसे ये फैक्चुअल है, मैच करने के लिए दे दे, अगली बार कुछ और मैच करने के लिए दे दे, तो फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। मद्रास में एम.एस. राजा थे, हैदराबाद में बी.आर. वर्मा थे, मैसूर में मुरुगेश पिल्लई थे, नागपुर में विठोबा राजवी थे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। प्राधान्य संबंधित है दोस्तों विरोध विचारों को अपदस्थ कर प्रभावतः उस काल के सामान्य बोध बन जाने की बुर्जुआजी की क्षमता। ये बुर्जुआजी की क्षमता मतलब यहाँ पर प्राधान्य जो है दोस्तों, इसको आप कह सकते हैं वर्चस्व। वर्चस्व को इंग्लिश में कहा जाता है हेजीमोनी। ओके दोस्तों, तो हेजमनी की बात कर रही है कि हेजमनी क्या है। तो आप जब दूसरे को हटा करके दूसरे के इन्फ्लुएंस को अपना बढ़ा देंगे तो उसे हेजमनी कहते हैं। और हेजमनी के अलग अलग विचारों का अलग अलग डिफिनेशन है। जैसे ग्राम्सी कहते हैं, किसी शासक का वर्चस्व तब स्थापित होता है जब वह बाकी सभी वर्गों को यह यकीन दिला देता है कि उसके हित में ही सभी का हित है। बर्जुआ शासन बल प्रयोग और जन सहमति दोनों की संयुक्त बुनियाद पर टिका होता है। जो मतलब बर्जुआ का शासन होता है, आप उसको दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि बर्जुआ का शासन मीन्स जो है डिक्टेटरशिप, या कह सकते हैं जो सवर्ण वर्ग है, या जो कह सकते हैं आप जो अपर वर्ग है सोसाइटी का, उसके बारे में उनका जो ये शासन होता है 2 पॉइंट पे बेस्ड होता है। पहला बल और दूसरा जो है जन सहमति, लोगों का उनके प्रति जो है कंसेंसस देना। ऐसा क्यों बात करते हैं, ऐसा बात करते हैं ग्राम्सी। और ग्राम्सी के बारे में बात किया जाए तो ग्राम्सी इज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क्सिस्ट थिंकर, जिन्होंने एक बुक लिखा है जिसका नाम है प्रिजन नोटबुक। और उन्होंने ही जो है ये कॉन्सेप्ट भी दिया है हेजमनी का, स्पेशली एट द लेवल ऑफ स्टेट। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, लोकतांत्रिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा लोकतांत्रिक विवर्तन का कारण नहीं है। लोकतांत्रिक विवर्तन का कारण नहीं है, तो आपका है जन माध्यम लोकतांत्रिक विवर्तन का कारण नहीं है, डेमोक्रेटिक शिफ्ट। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये है दोस्तों, निम्नलिखित में से लोक नीति का क्रमिक वृद्धि प्रतिरूप किसने प्रस्तुत किया। तो निम्नलिखित में से लोक नीति की क्रमिक वृद्धि प्रतिरूप जो प्रकाशित करने वाला था या प्रस्तुत करने वाला था, उसका नाम चार्ल्स लिंडब्लॉम है। ओके दोस्तों, और चार्ल्स लिंडब्लॉम लोक नीतिक तर्कसम्मत उपागम की आलोचना करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार एक औपचारिक संगठन अस्तित्व में तब आता है जब ऐसे व्यक्ति हो जो कार्य योगदान के इच्छुक हों।
मतलब कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तभी सामने आएगा ना भाई, जब क्या होगा कि लोग उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी हों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचार का कट्टर विरोधी था या विरोध करते थे? तो ये आपके थे दोस्तों बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जो है पंचायती राज की जो व्यवस्था है इसके विचार का बहुत ज़्यादा विरोध करते थे, और वो उन्होंने पंचायत की आलोचना करते हुए संविधान सभा में यहाँ तक कहा कि उन्हें इस बात की प्रसन्नता है कि संविधान के प्रारूप में गांव की बुनियादी इकाई के रूप में उपेक्षा की गई है और उसके बदले व्यक्ति को इकाई बनाया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्रूशियल है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसने वैज्ञानिक नियतित्ववाद को अस्वीकृत किया और राजनीतिक तथा बौद्धिक संघर्ष का समर्थन किया? तो ये थे आपके दोस्तों एंटोनियो ग्राम्सी। एंटोनियो ग्राम्सी ने जो है वैज्ञानिक नियतिवाद का अस्वीकार कर दिया था और उन्होंने बौद्धिक संघर्ष का समर्थन किया था दोस्तों। अब जैसे आर्थिक नियतिवाद जो है आपका कह सकते हैं, या इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म जो कॉन्सेप्ट दिया था कार्ल मार्क्स, उसको डिनाई कर देते हैं, और जो इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल या इंटेलेक्चुअल जो लेकर कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको समर्थन करते हैं एंटोनियो ग्राम्सी दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। समकालीन भारत में नियोजन के स्वरूप को निम्नलिखित में से कौन इंगित करता है? तो वो आपका है परिप्रेक्ष्य नियोजन। परिप्रेक्ष्य नियोजन आर्थिक गतिविधियों की इच्छित दिशा को प्रदर्शित करता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मिलाने के लिए दिया हुआ है कि जैसे आप जानते हैं दोस्तों कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं और कॉन्सेप्ट्स कौन कौन दिए हैं उसको मैच करना। जैसे आप देखेंगे दोस्तों सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था बेरी वुजान ने, और अपनी पुस्तक जो बुक उन्होंने लिखा उस बुक पीपुल स्टेट्स एंड फियर, इस बुक में इन्होंने सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट दिया बेरी वुजान, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि कॉन्सेप्ट दे देता है और स्कॉलर का नाम देता है मिलाने के लिए। फिर आपका आता है सुरक्षा समुदाय सिक्योरिटी कम्युनिटी, इसका जो कॉन्सेप्ट है कार्ल ड्यूश ने दिया था, अपनी पुस्तक जो है उनका बुक है पॉलिटिकल कम्युनिटी एंड द इंटरनेशनल लेवल, जो कि लिखा गया था 1954 में। फिर आप देखेंगे दोस्तों कि इसमें जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट, तो कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों पाल्मे रिपोर्ट आया था जो कि 1982 में आया था, उसके बेस पे था। फिर सुरक्षा शासन व्यवस्थाएं, इसको दिया था रॉबर्ट जेरविश ने। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं और उसके दिए जो प्रोपाउंडर स्कॉलर हैं उनके नाम है मैच करने के लिए दिया है। तो आई थिंक इसको आपको रटना पड़ेगा क्योंकि मैच में देखेंगे कि मैच से मैचिंग करने के लिए लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आते ही आते हैं एवरी ईयर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सभ्य समाज संगठन है? तो सभ्य समाज संगठन जो आपका है दोस्तों उसमें आपका पहला, दूसरा, चौथा है, जिसमें आप सभ्य समाज का संगठन आप यहाँ देख सकते हैं और डिटेल में सभ्य समाज या सिविल सोसाइटी संगठन क्रमशः आपको देखने को मिलेगा किसमें, बचपन बचाओ आंदोलन में, फिर इंडिया अगेंस्ट करप्शन एवं मजदूर किसान संघर्ष, इसमें देखने को मिलेगा। और बचपन बचाओ जो मूवमेंट है आंदोलन था इसको लीड किया था कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें जो है नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें मैच करने के लिए दिया हुआ है, बुक्स हैं और उनके राइटर हैं दोस्तों। तो बुक्स है पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स, पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स जो बुक है इसके जो रचयिता या वी कैन से दैट राइटर हैं वो हैं चार्ल्स लिंडब्लॉम। फिर द पावर इलाइट, ये पुस्तक के जो लेखक हैं आपके वो हैं चार्ल्स लिंडब्लॉम। चार्ल्स लिंडब्लॉम जो तो पुस्तक के लेखक हैं उस पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स, लेकिन जो द पावर इलाइट है इसके लेखक आपके हैं सी राइट मिल्स। और सी राइट मिल्स जो है क्या है, एक इलाइटिस्ट थिंकर हैं और स्पेशली ये कंटेम्प्रेरी इलाइटिस्ट थिंकर हैं, थी कंटेम्प्रेरी इलाइटिस्ट थिंकर हैं। फिर ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी, इसके जो लेखक हैं वो हैं रॉबर्ट डहल इज नोन एज द प्लुरलिस्ट पॉलिटिकल थिंकर, जो बहुलवादी विचारक हैं उसकी बात करते हैं, इन्होंने ही थ्योरी ऑफ पॉलियार्की दिया है दोस्तों। फिर द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन पब्लिक गुड्स एंड थ्योरी ऑफ ग्रुप्स, इसके जो लेखक हैं वो हैं मैनक्योर ओल्सन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस, हम PYQ तो देख रहे हैं, बस PYQ के साथ साथ क्या कर रहे हैं, वी आर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट स्कॉलर, रिलेटेड टू द पॉइंट ऑन विच द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड। तो इससे क्या होगा कि हम उसी पॉइंट के इर्द गिर्द हैं। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अगर जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो क्वेश्चन पिछले वाले टॉपिक से बनाएगा, तो उसके इधर 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 मान लीजिए चारों तरफ गया, तो एक स्कोप कवर किया था पिछली ईयर इस स्कोप को, तो ये वाले एरिया छूटे हुए थे, इस एरियाज़ को हम जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको डिस्कस करके कवर करके रखेंगे। तो अगली बार जब क्वेश्चंस आएंगे तो इसी एरिया से आएंगे, उस पार्टिकुलर टॉपिक से, तो हम इजीली उस क्वेश्चन में अच्छा स्कोर कर पाएंगे दोस्तों। इसलिए हम लोग थोड़ा एक क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। फिर आप देखेंगे दोस्तों कि आपका यहाँ पर रॉबर्ट डहाल की जो अन्य बुक हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे रॉबर्ट डहाल ने लिखा है आफ्टर द रेवोल्यूशन, जो कि पब्लिश हुआ था 1970 में। फिर आपका आता है ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी, जो कि 2006 में पब्लिश हुआ। प्रीफेस टू इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, जो कि 1985 का है। हु गवर्न्स 1961 का है। ऑन डेमोक्रेसी 1998 का है। डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स ये 1989 का है दोस्तों। फिर आप देखेंगे मैंक्योर ओल्सन, एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर है, उन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट बुक लिखे हैं, जैसे द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ नेशन, जो कि पब्लिश हुआ था 1982 में। फिर आपका है पावर एंड प्रोस्पेरिटी, आपका 1919 में है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन से स्टेटमेंट गलत या सही हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों इसमें भूमंडलीकरण ने भारत में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में सहायता की है। भूमंडलीकरण ने समाज पर गहन प्रभाव डाला है, ये सही है। लेकिन जो है आप कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इंडिया की डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग किया है। इट इज़ नॉट मोस्टली और लॉजिकली एक्सेप्टेबल। इट हैज़ इम्पैक्टेड बट नॉट एट अ लार्ज एक्सटेंट। तो इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। तो आपका ऑप्शन डी ही सही होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें है आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से सही है कौन से गलत हैं। चौधरी चरण सिंह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया था। हाँ, ये सही है। अब इसके पीछे का लॉजिक भी है कि उन्होंने संसद का सामना क्यों नहीं किया था, क्योंकि जिस डेट पे इनको जो है ऑन द फ्लोर अपना कॉन्फिडेंस को प्रूव करना था, उसके एक दिन पहले ही इंदिरा गांधी जो है इनसे सपोर्ट हटा लेती हैं और सरकार इनकी गिर जाती है। तो ये इन्हें चांस ही नहीं मिलता है कि वो पार्लियामेंट में जाएं। लोकसभा में अविश्वास मत पारित होने पर सरकार को शासन से बाहर होना पड़ता है, ये भी सही है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, द कंसिडरेंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ये जो है दोस्तों द कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये बुक लिखा गया है JS मिल के द्वारा आई थिंक, जो कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा नहीं करता है। हाँ, और ये जो है JS मिल का ही लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और JS मिल ने इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स लिखे हैं, जैसे उन्होंने लिखा है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ओके दोस्तों, और ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखा गया था 1848 में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है, EB रामास्वामी पेरियार सर्वप्रथम निम्न में से किस दल में सम्मिलित हुए थे। तो EB रामास्वामी पेरियार जो है पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मेंबर बनते हैं, बट बाद में क्या होता है वो छोड़ देते हैं पार्टी को। पेरियार का जो कांग्रेस कमेटी में वो अध्यक्ष भी चुने गए थे 1920 में, बट क्या होता है 1925 में पेरियार ने सामाजिक भेदभाव पर कांग्रेस की नीति के चलते उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। फिर बाद में क्या होता है कि सांप्रदायिक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के सवाल पर पेरियार और कांग्रेस के मध्य मतभेद पैदा हो गया था। कांग्रेस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को समाप्त करना चाहती थी, परंतु पेरियार ने तर्क दिया कि यदि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था नहीं रहेगी तो गैर ब्राह्मणों को आर्थिक और राजनीतिक शक्ति में उपयुक्त हिस्सा नहीं मिल पाएगा, और सामाजिक श्रेणी तंत्र या हायरार्की जो बनी है, सोशल हायरार्की, वो कंटिन्यू रहेगी। तो इन बातों को लेकर के कांग्रेस और पेरियार में डिस्प्यूट्स आए या कॉन्फ्लिक्ट्स आए। उससे क्या हुआ कि ये छोड़ देते हैं। बाद में ये एक और पार्टी इस्टेब्लिश करते हैं, जिस पार्टी का नाम था जस्टिस पार्टी, और जस्टिस पार्टी में वो लीड भी करते हैं कुछ समय तक। लेकिन क्या होता है कि 1944 में इस पार्टी का भी मतलब विघटन हो जाता है। मतलब इसमें
कह सकते हैं इसका नाम चेंज कर दिया जाता है पहले, और नाम चेंज करने के बाद क्या होता है, इसमें डिवीजन आ जाती है इस पार्टी में। तो एक पार्टी निकल के आती है द्रविड़ मुनेत्र कसगम पार्टी, इसी में से। तो पार्टी में कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो इस प्रकार ये इंफॉर्मेशन है अबाउट रामास्वामी पेरियार। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में रोम विधि द्वारा स्थापित किया गया था। ये आपका ऑप्शन सही है दोस्तों। फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र का तभी प्रयोग कर सकता है जब राष्ट्रीय न्यायालय जांच करने अथवा अभियोजन चलाने के लिए अनिच्छुक या असमर्थ हो। ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आता है दोस्तों 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ये अपराधों के खिलाफ अभियोजन के अंतिम उपाय के रूप में की गई थी, जिसमें नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध, अतिक्रमण के अपराध जैसे मामलों की सुनवाई करता है दोस्तों। और इसमें एट प्रेजेंट 120 मेंबर हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो क्वेश्चन है आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, इसमें बात की गई है, इसमें आपका ऑप्शन बी सही है। और इसमें जो है प्रेसिडेंट हैं उनके पीरियड के बारे में पूछा दोस्तों। तो जो आपके शंकर दयाल शर्मा प्रेसिडेंट हुए थे उनका पीरियड था 1992 से 1997। फिर आपके वेंकट रमन आते हैं, वेंकट रमन का होता है 1987 से 1992। फिर आपका जो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आती हैं जिनका होता है आपका 2007 से 2012। और प्रणब मुखर्जी आते हैं सबसे लास्ट में जो देखने को मिलता है इस ऑप्शन में, वो है आपके 2012 से 2017 तक वो प्रेसिडेंट रहते हैं। बट एट प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम द्रौपदी मुर्मू है एंड शी बिलोंग्स टू अ ट्राइबल कम्युनिटी दैट इज संथाल। और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है प्रेसिडेंट के बारे में कि जो शंकर दयाल शर्मा थे वो इंडिया के 9वें, और आर वेंकट रमन जो थे वो इंडिया के 8वें, और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है 12वीं, और प्रणब मुखर्जी जो है 13वें प्रेसिडेंट थे। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दैट यू मस्ट रिमेंबर। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और वो पोस्ट पे रहते हैं 1950 से लेकर के 1962 तक। उसके बाद में आते हैं राधा सर्वपल्ली कृष्णन। फिर आप देखेंगे आगे चल के कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भी आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें लेकर के जो है इस क्वेश्चन को लेकर के यूजीसी ने गलत माना है इस क्वेश्चन को। तो इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ब्रैकेट में है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपका जो सहमत का युग है वो ये जॉर्ज मानवाइट ने दिया था। फिर पेयरकॉन जो है ये 2003 का है, इसको माइकल अल्बर्ट ने दिया था। फिर नो लोगो 1919 का है जिसको नियोमी क्लेन ने दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। अब जो नियोमी क्लेन है ये क्या है, नियो लिबरल थिंकर हैं और इन्होंने इंपॉर्टेंट बुक्स लिखे हैं जैसे द शॉक डॉक्ट्रिन 2007 में आया, फेसेस एंड विंडोज जो कि 2002 में आया, ऑन फायर द बर्निंग फेस फॉर अ ग्रीन न्यू डील। ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं नियोमी क्लेन का। तो आप इस बुक्स को अपने शॉर्ट नोट्स में बना लें जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में बोल चुके हैं, ताकि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए दोस्तों, क्योंकि बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आप गलती क्यों करें, आपके पास एक स्कोप है, यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं उन बुक्स के नाम। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर हाँ, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे देरिदा, ये क्या है, पॉलिटिकल थिंकर, इन्होंने इंपॉर्टेंट बुक्स लिखे हैं। जैसे इन्होंने लिखा ऑफ ग्रामेटोलॉजी, राइटिंग एंड डिफरेंस। फिर इन्होंने लिखा है पोजिशंस। फिर इन्होंने लिखा है डेसमेंसन। फिर इन्होंने लिखा है मर्सीज ऑफ फिलॉसफी। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, यू मस्ट रिमेंबर इट। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो शासन के बारे में कथन ये सही है कि इसका सामान्य आशय प्रशासन और शासन से नहीं है। ये भी सही है दोस्तों, क्योंकि शासन का मतलब जो मीनिंग होता है
वो केवल एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस या रूल से नहीं होता है, वो ब्रॉड एरिया को कवर करता है। फिर आपका भूमंडलीकरण के संदर्भ में इसका विशेष अर्थ है, हाँ बिल्कुल है। आपका जो ग्लोबलाइजेशन है उसके रिस्पेक्ट में इसका इम्पोर्टेंट रोल है। फिर यह शक्ति के प्रयोग करने का एक तरीका है, ये भी सही है दोस्तों। शासन एक प्रकार से पावर को यूज करने का मेथड है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 में क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जस एंड बिलम युद्ध का न्याय संगत विकल्प का सिद्धांत नहीं है? तो आपका है डी, क्योंकि युद्ध का न्याय संगत सिद्धांत में मानवता को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है दोस्तों। फिर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या है, पारंपरिक प्राधिकार या सत्ता की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन क्या सम्मिलित है? तो इसमें जो सम्मिलित है वो है व्यक्ति द्वारा विरासत में प्राप्त प्रतिष्ठा के कारण प्राधिकार या सत्ता का प्रयोग होना। जो आपका ट्रेडिशनल अथॉरिटी है उससे कौन सा रिलेटेड है? तो दोस्तों ट्रेडिशनल अथॉरिटी यही होती है कि परंपरा के तौर पर हम किसी को सम्मानित करते हैं या उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर जो कोई मठ है, जैसे मान सकता हूँ कि एग्जांपल के लिए गोरखपुर में क्या है, गोरखनाथ मठ। तो गोरखनाथ मठ में कोई भी वहाँ पर अगर जो मठाधीश बनता है तो ही वुड बी रिस्पेक्टेड, बिकॉज ये एक परंपरा बना हुआ है इंडिया मतलब एरिया में कि लोग जो है, जो भी मठ का मठाधीश होगा वो रिस्पेक्टेड होगा। तो उसे, उस व्यक्ति को, उस इंडिविजुअल को जो पावर मिल रहे हैं या जो सत्ता मिल रही है वो इस आधार पे मिल रही है कि वो व्यक्ति क्या है, वह व्यक्ति एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी को एंजॉय कर रहा है, पारंपरिक सत्ता का इंजॉय कर रहा है, क्योंकि उस पोस्ट पे है जहाँ पर एक परंपरा के तौर पे लोग मानते आए हैं, उसकी बातों को सुनते आए हैं। फिर आपका आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है, मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? तो मैकियावेली ऐसा मानता है कि उसके लिए जो इम्पोर्टेंट या आइडियल इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वो आपका गणतंत्र। मैकियावेली जनरली जो है वो किसका समर्थन करता है? राजतंत्र का। लेकिन वो कहता है कि अपने एक बुक जो उसने लिखा है डिस्कोर्सेज में, कि जो गणतंत्र है या रिपब्लिक है दैट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बट वो कहता है कि जो रिपब्लिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो वहीं अप्लीकेबल है जहाँ के लोग बहुत ही एजुकेटेड हों, वेल ट्रेंड हों उनके लिए। तो इस प्रकार वो इसका भी समर्थन करता है, गणतंत्र का। और मैकियावेली इस बात को भी मानता है, क्यों ऐसा गणतंत्र को इम्पोर्टेंस देता है, उसके पीछे रीज़न है कि वो मानता है कि जनता का सामूहिक विवेक राजा की तुलना में अधिक विश्वसनीय और श्रेष्ठकर होता है। मतलब वो कलेक्टिव डिसीजन को इम्पोर्टेंस देता है। राजा की स्थापना के संदर्भ में भले ही राजतंत्र को अधिक प्रभावी माना जाए, किंतु स्थापित राजनैतिक कानूनी संस्थाओं को बनाए रखने में गणतंत्र अधिक सफल है, ऐसा मानना है मैकियावेली का। और मैकियावेली यह भी कहता है दोस्तों कि गणतांत्रिक शासन में राजतंत्रों की तुलना में लोचशीलता अधिक होती है। मैकियावेली के अनुसार गणतंत्रात्मक राज्य में राजतंत्र की तुलना में परिस्थितियों के अनुसार बदल सकने की संभावना अधिक होती है। तो इस प्रकार जो है ये इंपॉर्टेंस है, इस वजह से वो लॉजिक देता है कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ वेरी यूजफुल एंड एप्लीकेबल। बट वो कंडीशन भी रखता है कि ये वहीं एप्लीकेबल है जहाँ के लोग ट्रेंड हो, वेल एजुकेटेड हों, मोरल बिहेवियर करते हों, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पॉइंट आउट करता है दोस्तों। फिर आपका आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में जो इन्वायरमेंटल रिवोल्ट है, सॉरी इन्वायरमेंटल मूवमेंट है और उनके लीडर और उनके एरियाज़ के बारे में चर्चा है दोस्तों। तो जो आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन था दोस्तों, ये आपका था मध्य प्रदेश में, ओके। और आपका जो चिपको आंदोलन था उत्तराखंड में था दोस्तों। फिर आपका अपिको जो मूवमेंट था वो आपका कर्नाटका में था। चिल्का मूवमेंट आपका उड़ीसा में था दोस्तों। जो आपका नर्मदा मूवमेंट है वो आपका मध्य प्रदेश में था। अब यहाँ देखेंगे कि जो आपका चिपको मूवमेंट है, चिपको मूवमेंट के जो इंपॉर्टेंट लीडर थे उसमें थी गौरा देवी, फिर सुंदरलाल बहुगुणा था, चड्डी प्रसाद भट्ट थे। ये इंपॉर्टेंट नेम्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू चिपको मूवमेंट, जिन्होंने क्या किया था, चिपको मूवमेंट में लीड किया था। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। और क्वेश्चन नंबर 31 में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और इसमें पूछा है कि अभिकथन और उनके तर्क, लॉजिक, यानी कि एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट का अभिपूरक है नहीं है, इसमें से कौन सा अभिपूरक होते हुए एक दूसरे का समर्थन करता है या नहीं करता है, इसको लेकर इसमें चर्चा होती है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो पहला स्टेटमेंट है दोस्तों, अभिशासन का विचार
राज्य एकाधिकार को समाप्त करके नियमों की बहुलता की ओर संकेत करते हुए तेजी से उभरा है। पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, अभिशासन की संकल्पना विश्व बैंक से संबंध है। ये दोनों हैं पॉइंट्स। अब इस पॉइंट्स का जो आंसर है ए, यानी कि एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट का क्या है, कंप्लीमेंट करते हैं एक दूसरे का। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अभिशासन का विचार जो होता है एक राज्य एकाधिकार को समाप्त करके नियमों को की बहुलता की ओर संकेत करते हुए तेजी से उभरा है, इसलिए यह स्टेटमेंट सही है। और इसका पूरक जो है सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 में आपको पूछा गया है, निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? भुजा मीन्स पार्ट कह सकते हैं। तो वह है आपका यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कमीशन है। और दोस्तों जो यूरोपियन यूनियन है इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है मैस्ट्रिच की ट्रीटी के बाद हुई थी दोस्तों, जो कि आपका हुआ था 1992 में। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी सतही और अथवा सुधारवादी परिस्थितिकी की विशेषताएं हैं? तो जो आपकी सुधारवादी परिस्थितिकी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें आपका ऑप्शन 1, 2 और 4 है। तो ऑप्शन 1 में सुधारवादी परिस्थितिकी या परिस्थितिकी व पूंजीवादी आधुनिकता के मध्य सामंजस्य स्थापित करना चाहती है। जो आपका सुधारवादी इकोसिस्टम या इकोलॉजी है या पारिस्थितिकी है, वह जो पारिस्थितिकी है यानी कि इकोसिस्टम और कैपिटलिज्म के बीच क्या करता है, एक एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता है, सामंजस्य लाने की कोशिश करता है। और जो आपका सुधारवादी इकोसिस्टम है या इकोलॉजी है, जिसको आप रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी कह सकते हैं, वह क्या करता है, सीमाओं की वृद्धि को स्वीकार करता है कि जो एरियाज हैं वो एक्सपेंड होने चाहिए। और क्या करता है, जो सुधारवादी पारिस्थितिकी होता है, यह पर्यावरण को क्षति को बाह्यता या सामाजिक लागत मानती है कि आप अगर जो इन्वायरमेंट को लॉस पहुंचा रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट कीजिए। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो आपका है गैरेट हार्डिंग, ये एक थिंकर हैं जिन्होंने ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स की कॉन्सेप्ट को दिया है। वैसे ही आपके हैं डोनेला मोडीज। जो डोनेला मोडीज हैं इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखा है, बुक का नाम है द लिमिट्स टू ग्रोथ। ये आया था 1972 में। और दोस्तों द लिमिट्स टू ग्रोथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक व्हिच चेंज द सिनेरियो स्पेशली इन एरियाज ऑफ इन्वायरमेंट स्टडीज। इन्वायरमेंट स्टडीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ये जो बुक लिखा गया दोस्तों। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 34। कहाँ गया, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें भी स्टेटमेंट दिया है और पूछा है कि कौन से स्टेटमेंट सही है दोस्तों। तो मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की आर्थिक व्याख्या को एम.एन. राय गलत और अपूर्ण मानते हैं। ये सही है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, जब आप यूजीसी नेट के जो सिलेबस है उसको पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि जो पॉलिटिकल थिंकर, इंडियन पॉलिटिकल थॉट है या इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के बारे में है, उसमें मेंशन है एम.एन. राव के बारे में भी। और एम.एन. राय जो है दोस्तों अपनी इनिशियल लाइफ में तो मार्क्सिस्ट होते हैं, बट वो लेटर लाइफ में क्या होता है, चेंज हो जाते हैं और वो मार्क्सिज्म का विरोध करते हैं। स्पेशली जो हिस्टोरिकल इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट मार्क्स ने दिया है उसको ये विरोध करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। कौन? एम.एन. राय। और एम.एन. राय का तर्क इसके पीछे ये था कि सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया के वास्तविक रूप का निर्धारण मात्र भौतिक संसाधनों के प्रकार से नहीं होता है, और भी फैक्टर होते हैं जो इम्पेक्ट करते हैं। ऐसा किनका मानना था? एम.एन. राव का। तो ये पॉइंट है कि वो विरोध करते थे या क्रिटिसाइज करते थे मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को। और वो क्यों करते थे यहाँ दिया हुआ, इसलिए आपका कथन 1 और कथन दोनों सही है। फिर आपका आता है दोस्तों यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इवेंट हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, जिनको किस प्राइम मिनिस्टर के पीरियड में डिक्लेयर किया गया था उसके बारे में है। तो दोस्तों जो आपका हुआ था सिमला ट्रीटी या सिमला एग्रीमेंट, वो हुआ था मिसेस इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में। फिर आपका जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो आया है वो हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के टाइम पीरियड में आया है दोस्तों।
फिर आपका जो श्रीलंका के साथ जो शांति या पीस ट्रीटी की बात की गई थी, तो वो राजीव गांधी के द्वारा की गई थी, और लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे दोस्तों। फिर आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट दे सकते हैं कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो के बीच जो है आपकी शिमला की ट्रीटी हुई थी। ये दो लीडर थे, वन वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड अनदर वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति JR जयवर्धने के मध्य हुआ था आपका जो है पीस ट्रीटी ऑफ श्रीलंका। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों। 36 में क्या है कि हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो हिंदू राष्ट्र का विचार जो है दोस्तों, ये स्पेशली दिया गया था BD सावरकर के द्वारा, और BD सावरकर ने एक बुक लिखा है, उस बुक में इसका ये मेंशन करते हैं। और सावरकर के अनुसार सावरकर ऐसा मानते थे कि हिंदुत्व की विचारधारा व्यक्ति के धार्मिक व्यक्तिगत जीवन की सीमाओं से परे जाकर देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना के द्वारा हिंदुओं के लिए एक नई दुनिया का पुनर्रचना करना चाहती है। मीन्स एक न्यू वर्ड बनाना चाहते थे दैट वुड बी बेस्ड ऑन हिंदुइज्म, ऐसा सावरकर का मानना था दोस्तों। और सावरकर ने एक पुस्तक प्रकाशित किया था, उस पुस्तक का नाम है हिंदू पद पातशाही, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है विद रिस्पेक्ट टू द आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुइज्म। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों। इसमें क्या है कि इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और उनको मैच करने के लिए दिया हुआ दोस्तों, आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट बुक्स है वो है अन्ना हरेंट का लिखा हुआ। हन्ना अरेंट ने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखा था, उस बुक का नाम है द ह्यूमन कंडीशन, जो कि लिखा गया था 1958 में। ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, द ह्यूमन कंडीशन। फिर फ्रांज फेनन ने बुक लिखा है द रेचेड ऑफ द अर्थ, ये लिखा है द रेचेड ऑफ द अर्थ 1961 में। माओ से तुंग ने लिखा है लिटिल रेड बुक, 1964 में लिखा गया था माओ से तुंग के द्वारा। फिर आते हैं जानकी गलवर्थ। जानकी गलवर्थ ने बुक लिखा एफ्लुएंट सोसाइटी, जो कि लिखा गया था 1958 में। तो ये इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, यू मस्ट रिमेंबर इट। अब यहाँ पर अन्ना हरेंट के बारे में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अन्ना हरेंट डिवाइडेड द वर्क, ह्यूमन बींग की जो फंक्शन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करती हैं। पहला उनका होता है लेबर। लेबर जो वो वर्क होते हैं जो हम अपने सर्वाइवल के लिए करते हैं, और जो वर्क होता है जिनको वो वर्क मानती हैं, वर्क वैसे एक्शन होते हैं या वैसे फंक्शन होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं, और एक्शन होता है जो कि हम बियॉन्ड आप सेल्फ बेनिफिट के बियॉन्ड जा करके जब कोई काम करते हैं तो वो एक्शन होता है। जैसे आप पॉलिटिकल एक्शन को वो मानती हैं एक एक्शन है एज पर अन्ना हरेंट। और इस पे जो है दोस्तों अन्ना हरेंट की जो थ्योरी है फंक्शंस की, ह्यूमन एक्शन की, इस पे यूपीएससी में PYQ में क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑप्शनल में। फिर अन्ना हरेंट का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक और, कि उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखा था, उस बुक का नाम है द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, जो कि हुआ था 1951 में, और ऑन रिवोल्यूशन, जो कि 1963 में उन्होंने लिखा था। गोलवर्थ ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था दोस्तों एफ्लुएंट सोसाइटी। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन के साथ जो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर जो एज ए एग्जामिनर कोई एक पॉइंट है जिस पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया है तो इर्द गिर्द ही क्वेश्चन पूछेंगे नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये जो आपका स्टैटिक पोर्शन ये चेंज नहीं होने वाला है इतना जल्दी। बाकी करंट वाला तो आपको अपडेट करते रहना चाहिए। फिर आपका दोस्तों आता है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 में आया, और ये आया था स्पेशली 6 अगस्त 2019। और आपका जो उपभोक्ता संरक्षण विधेयक है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो है प्रोविजंस थे। जैसे इसमें ये कहा गया कि देयर शुड बी अ डिस्प्यूट रिडर्सल कमीशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल, इसमें इस एक्ट में कहा गया। फिर इसमें कहा गया कि आप जो है जो इल्यूजन वाले या जो भ्रामक विज्ञापन होते हैं किए जाते हैं उनको रोकने के लिए 10 लाख रुपए तक के जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर स्पेशल प्रोविज़न किए गए, जो जैसे ई-कॉमर्स हो गए संस्थान जो हैं, जैसे आपका अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन सबको अब क्या करना होगा, एक्सचेंज वारंटी, गारंटी, डिलीवरी, शिपमेंट, भुगतान के तरीके, शिकायत नियंत्रण तंत्र, इन सब के बारे में डिटेल अपने पोर्टल पर उपलब्ध कराना होगा। ऐसा किसमें मेंशन है, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, जो कि आया था 2019 में। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किस कारकों ने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के क्रमिक विकास
में योगदान नहीं किया। तो वो है आपका समुचित कार्य अभिकल्प और कर्मचारियों की आर्थिक प्रोत्साहन। ये जो है वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत के कर्मिक विकास में योगदान नहीं दिया है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, भारत राज्य की प्रकृति के बारे में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों इंडिया के बारे में जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो पर्सपेक्ट है उसमें दो इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, उनका नाम है WH मॉरिस जोन्स पहला, दूसरा है रजनी कोठारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दो इंडियन स्टेट के बारे में जो उसके नेचर, स्ट्रक्चरल नेचर है और फंक्शनल नेचर है, उसके बारे में जो पर्सपेक्टिव दिया है, इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। अब इनके बारे में इन्फॉर्मेशन देखिए कि जो मॉरिस जोन्स हैं उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखा है जो कि आपको याद होना चाहिए। उस बुक का नाम है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, जो कि लिखा गया 1964 में दोस्तों। फिर रजनी कोठारी ने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखा, उस बुक का नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया, जो कि 1970 में आया था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है FW रिक्स के जो प्रिज्मेटिक मॉडल है, प्रिज्मेटिक मॉडल, उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो उसमें ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। जैसे दोस्तों उसमें औपचारिकतावाद यानी कि फॉर्मलिज्म देखने को मिलेगा, और विषम जातीयता देखने को मिलेगा, फिर उसमें अनाच्छादन देखने को मिलेगा। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों। फिर आपका यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है जो आपको याद रखना है कि FW रिक्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स लिखे हैं। उस बुक्स में से आपका है जैसे द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आया था 1961 में। फिर उन्होंने लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी। फिर उन्होंने लिखा है फ्रंटियर्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब बुक हैं किसके, फ्रेडरिक रिक्स के। अब आपको क्या करना है कि इन बुक्स को नोट करते जाना है जितना हम लोग PYQ में डिस्कस कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे दोस्तों कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इन्हीं बुक से रिपीट किए गए क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे, फिर आपको कॉन्फिडेंस भी होता जाएगा कि आप अच्छा करेंगे एग्जाम में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है किसी देश की विदेश नीति उसके इतिहास को का परिणाम होती है। भारतीय विदेश नीति राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्रीय मूल्यों से निर्मित है। आई थिंक इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही होने चाहिए। हाँ, तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि एक ह्यूमन मतलब एक कॉमन परसेप्शन है और कॉमन अंडरस्टैंडिंग है दोस्तों। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये कोई कंट्री है, मान लीजिए सपोज ये इंडिया है, ये कंट्री है कोई। इस कंट्री का जो पास्ट का हिस्ट्री रहा है और पास्ट में जो जो इसके स्ट्रगल चैलेंजेस रहे, वही तो डिसाइड करेगा कि उसे लोगों से बिहेव कैसे करना है। जैसे एक बच्चा है, मान लेते हैं एक कोई चाइल्ड है, वो चाइल्ड क्या करता है कि बचपन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल झेला है, उसके टॉर्चर सहा है, तो वो क्या करेगा, बड़ा होकर भी वो लोगों से वैसे ही बिहेव करेगा ना, वो सिविलाइज्ड वे में बिहेव नहीं करेगा। तो वैसे भी कोई कंट्री होती है, उस कंट्री के साथ जैसा पास्ट में हुआ होता है वो चाहता हमेशा कि वैसा वह दूसरे कंट्री के साथ ना करे, पहला पॉइंट, और कोई दूसरा कंट्री उसके साथ ना करे। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में आप देखेंगे कि इंडिया जो है इम्पीरियलिज्म के कॉन्सेप्ट को डिनाई करता है कि हम साम्राज्यवाद का समर्थन नहीं करते हैं, और ना ही इंडिया किसी कंट्री को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है या सपोर्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट लॉजिकली भी प्रूव्ड है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है निम्न में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रारूप नहीं है। तो प्रतिनिधित्व का जो सिद्धांत या प्रारूप नहीं है वो है आपका सर्वसम्मति, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है निम्न विचारकों में से कौन विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखता है। तो महिला समानता में विश्वास न रखने वाले उसमें कई थिंकर हैं दोस्तों, जैसे आपका अरस्तु हो गया, हीगल हो गया। फिर आप देखेंगे यहाँ पर चार्ल्स डार्विन भी कहता है कि वुमेन्स आर नॉट इक्वल एज मैन आर। और वैसे भी आप देखेंगे कि इस चीज़ को रिपीट करता है। फिर आप थॉमस मैकियावेली को भी आप देख सकते हैं, हॉब्स को भी देख सकते हैं आप। ये सब थिंकर्स जो हैं ये क्या करते हैं कि वुमेन्स को इक्वल नहीं मानते हैं बिकॉज ऑफ देयर सेक्स और बिकॉज ऑफ देयर जेंडर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग देखते हैं। जैसे कि अरस्तु ऐसा मानता है कि स्त्रियों की शरीर की व्याख्या उनके विकृत पुरुष शारीरिक के रूप में की है। मतलब वो सीधे सीधे मानता है कि स्त्री जो है पुरुष पर निर्भर होती है, और उस स्त्री जो है उसके पास सेल्फ टैलेंट नहीं होता है, सेल्फ कैपेसिटी नहीं होती, इस सब के बारे में
ऐसा बात करता है अरस्तू। फिर आप देखेंगे हीगल तो यहाँ तक मानता है कि स्त्री और पुरुष कार्यात्मक रूप से एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन पुरुषों की भूमिका प्रभावी होती है। उसके अनुसार स्त्रियां परिवार और घरों के कार्यों के लिए ही होती है, मतलब ह्यूमन वुमेन आर मेड टू वर्क इन द फोर वॉल ऑफ हाउस, ऐसा मानना है हीगल का। अब जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हीगल ने एक इम्पॉर्टेंट बुक लिखा, उस बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी, और जो आपको याद रखना है विथ रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन। और उसमें ये व्याख्या करता है कि वुमेन जो हैं अयोग्य होती हैं, कमज़ोर होती हैं, ऐसा मानना है हीगल का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में है, उदार लोकतंत्र और बाजार के योग ने राजनीतिक और सामाजिक विकास के इतिहास में समापन रेखा खींच दी है। ये जो स्टेटमेंट है ये फ्रांसिस फुकुयामा का है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना चाहिए कि फ्रांसिस फुकुयामा जो है एक ऐसा थिंकर है जो मानता है एंड ऑफ हिस्ट्री, और उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बुक भी लिखा, उस बुक का नाम है द नेशनल इंटरेस्ट, जो कि एक बुक में जो कि एक बुक का पार्ट था। उस बुक का नाम है द एंड ऑफ हिस्ट्री। तो द एंड ऑफ हिस्ट्री बुक लिखा गया फ्रांसिस फुकुयामा का, और वो मानता है कि हिस्ट्री की एंड हो गई, हिस्ट्री अब रिपीट नहीं होगी। और ये स्पेशली देखने को कब मिलता है, जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार सॉरी, यहाँ पर जब कोल्ड वार ख़त्म होता है उसके बाद में ये फेज देखने को मिलता है। फिर आपका है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में पंडित रामाबाई के बारे में स्टेटमेंट है कि पंडित रामाबाई के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है। तो पंडित रामाबाई जो है वह भारत में महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति के क्षेत्र में अग्रणी थी, ये सही है दोस्तों। उन्होंने वुमेन एजुकेशन के लिए बहुत ही मतलब प्रयास किए, जो कि आज देखने को सोसाइटी में मिलते हैं, और उनके कई एफर्ट जो है नोटेबल हैं उस टाइम पीरियड में। वह द हाई कास्ट हिंदू वुमेन की लेखिका थी। हाँ, उन्होंने एक बुक भी लिखा है, उस बुक का नाम है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, जो कि पब्लिश हुआ था आपका 1887 में। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। फिर आपका जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रामाबाई के बारे में, वो आपका ये है कि वो उनका जन्म जो है 10 अप्रैल सॉरी उनका जन्म नहीं, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट, जैसे उनका क्या था कि पहले तो वो खुद एजुकेटेड नहीं थी, तो उनके जो हस्बैंड थे ज्योतिबा राव फुले, उन्होंने उनको एजुकेट किया। तो जब वो एजुकेट हो गई तो वुमेन्स को पढ़ाना उनका स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि 10 अप्रैल 1889 को मुंबई में रामाबाई ने एक गृहस्थ विद्यालय, मतलब घर में ही एक विद्यालय खोला, और उस विद्यालय का नाम रखा शारदा सदन। और यह महाराष्ट्र में पहला विधवा गृह था। तो महाराष्ट्र में पहला विधवा गृह कौन था, जो कि रामाबाई द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। और रामाबाई स्वयं को इंग्लैंड में एक शिक्षिका के रूप में प्रशिक्षित किया और ईसाई धर्मोपदेशक चर्च में शामिल हुई। रामाबाई ने एक फार्म हाउस की भी स्थापना की थी जिसका नाम मुक्त सदन था। तो मुक्त सदन क्या है, एक फार्म हाउस है जिसको इस्टेब्लिश किया था रामाबाई ने। ये दोस्तों जो कोष्टक या बॉक्स में दिया है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इतने ब्रॉड में फैल सकता है नेक्स्ट टाइम में अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आता है दोस्तों 47। 47 में क्या है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ, इस स्टेटमेंट में है, अपने अस्तित्व को स्वतः बनाए रखने के लिए कार्य वाली पृथ्वी को एक जीवंत इकाई के रूप में सबसे अधिक समझा जाता है। तो दोस्तों ये मानना कि जो अर्थ है ये सेल्फ रेगुलेटिंग है। सेल्फ रेगुलेटिंग मीन कि जैसे अभी क्या कर रहे हैं हम कि एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर एक्सट्रैक्टिंग द रिसोर्सेज ऑफ अर्थ कर रहे हैं ना। तो इससे क्या हो रहा है कि कई चैलेंजेस निकल के आ रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं अभी क्या हो रहा है, चैलेंजेस के तौर पे हमें देखने को मिलता है कि क्लाइमेट चेंज आ रहा है, उस क्लाइमेट चेंज से हमें डिफिकल्टीज हो रही है। लेकिन जो इंडिविजुअल गाया हाइपोथेसिस पे बिलीव करते हैं वो मानते हैं भैया कि हमें कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू टेक एनी एक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ये अर्थ जो है सेल्फ रेगुलेटिंग है, जो हम इसको डैमेज कर रहे हो कहीं ना कहीं से पूर्ति कर लेगी, ऐसा मानना है गाया हाइपोथेसिस के थिंकर को। अब आपके मन में आना चाहिए कि गाया हाइपोथेसिस दिया किसने है। तो गाया हाइपोथेसिस दोस्तों दिया है ये जेम्स लिवलॉक ने दिया है, जेम्स लिवलॉक नामक थिंकर ने दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर जो आप मेरे प्रीवियस ईयर वीडियो देखे होंगे तो आप उसमें पाएंगे कि गाया हाइपोथेसिस से क्वेश्चन 2021 में भी था।
तो आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट किया गया है दूसरे मेथड से। तो अगर जो आप पहले वाले वीडियो को अच्छे से देखे होते तो इसको ऑटोमेटिकली अटेम्प्ट कर लेते। इसलिए आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखें एक सीरीज वाइज, थोड़ा कंसंट्रेट होकर, ताकि आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ जाए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 48, और आपका 48 है, निम्न में से किसे प्रायः सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक के रूप में निरूपित या चित्रित किया जाता है? तो फादर ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म के जो थे वो थे जॉन गेटफ्राइड हर्डर। जॉन गेटफ्राइड हर्डर थे, और जॉन गेटफ्राइड हर्डर को जो है कल्चरल नेशनलिज्म का फादर कहा जाता है। और लेकिन कल्चरल नेशनलिज्म जो इंडिया में आया वो भारत में लाया गया था दामोदर सावरकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। फिर जो ये आपके गोटफ्राइड हार्डर हैं, ये पॉलिटिकल थिंकर हैं। इन्होंने इंपॉर्टेंट बुक लिखे हैं। उस बुक में है आपका रिफ्लेक्शन ऑन द फिलॉसफी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है उनका, जो कि पब्लिश हुआ था 1774 में। और 1774 ही है टाइम पीरियड दोस्तों जब आप देखेंगे कि बर्थ होता है, इसी के आसपास बर्थ होता है उनका, राजा राम मोहन राय का। और इसी के एक साल पहले 1773 में क्या होता है, आपका रेगुलेटिंग एक्ट भी आता है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और एक इन्फॉर्मेशन को आप दूसरे इन्फॉर्मेशन से जब कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आई एम श्योर कि आप उसको इजीली फॉरगेट नहीं करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिक विचारक नहीं है? तो उत्तर आधुनिक विचारक आपके हर्बर्ट मार्क्यूजा नहीं है। और वो क्योंकि हर्बर्ट मार्क्यूजा क्या है, वो एक न्यू मार्क्सवादी थिंकर हैं। हर्बर्ट मार्क्यूजा ने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखा है, उस बुक का नाम है रीजन एंड रिवोल्यूशन, हीगल एंड द राइज ऑफ सोशल थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट बुक है हर्बर्ट मार्क्यूजा का। लेकिन हर्बर्ट मार्क्यूजा तो क्या है, वो न्यू मार्क्सिस्ट हैं। लेकिन आपके जीन फ्रांस लाइटार्ड, मिकेल फुको, रिचर्ड रोटरी, ये सब क्या हैं, आपके मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं। तो इनको आप ऐसे याद रखिएगा, इनका नाम। फिर आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में देखो दोस्तों, ऐसा जहाँ पर दिया है, ये इसको यूपीएससी जो आपका यूजीसी नेट है, इसको लेकर के उस टाइम जब इसने आंसर की जारी किया तो इस डिस्प्यूट में था। तो इसको लेकर के हम जो नॉलेज वाला एरिया है उसको देखेंगे, इसका आंसर नहीं दिया है उन्होंने। तो जो पहले पंचशील आपका साइन हुआ 1954 में आया, फिर इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई 1971 में, फिर लुक ईस्ट पॉलिसी आपका आता है 1992 में आता है, फिर आपका आता है गुजराल डॉक्ट्रिन जो कि आपका 1996 में आता है। तो ये क्या है दोस्तों, एक सीक्वेंस वाइज जो इवेंट घटित हुए हैं या इवेंट हैपेंड हुए हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछता है। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, और क्वेश्चन नंबर 51 जो है पूछा है कि विश्वसनीय न्यूनतम निवारक की संकल्पना निम्न में से किस प्रकार के अस्त्रों से संबंधित है? जो विश्वसनीय न्यूनतम निवारक की संकल्पना है दोस्तों, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, जो कि आपका सीधे रिलेटेड है ये नाभिकीय संलयन या कह सकते हैं आप न्यूक्लियर पावर से या न्यूक्लियर वेपन से। और जो आपका है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कोई कंट्री इंडिया पे अटैक करता है तो इंडिया के पास हमेशा इतनी कैपेसिटी रहेगी कि वो मिनिमम जो इतना हद तक नुकसान सामने वाले को पहुंचा सके जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, मिनिमम भी हो और अनएक्सपेक्टेड हो, उसकी बात ये करता है। और जो क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस है दोस्तों वो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी में है। जैसे इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी जो है, न्यूक्लियर पॉलिसी में आप देखेंगे इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी में 2-3 पॉइंट जैसे कि क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस की बात करता है, पहला पॉइंट। दूसरा, फिर इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी जो है नो फर्स्ट यूज़ की बात करता है। फिर इंडियन जो न्यूक्लियर पॉलिसी है ये कहता है कि हम किसी ऐसे कंट्री पर जिसके पास जो है न्यूक्लियर वेपन नहीं, उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं करेंगे। ये सब इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बाद इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी में डिस्क्राइब्ड है दोस्तों। फिर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी है, इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी को जो अडॉप्ट किया गया था वो अडॉप्ट किया गया था 15 दिसंबर 1998, जो कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। फिर आपका आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है निम्नलिखित में कौन सी धारणा राज्य का सॉफ्टवेयर मानी जाती है? तो जो राज्य का सॉफ्टवेयर मानी जाती है वो है आपका जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। और ये अकाउंटेबिलिटी जो है दोस्तों किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम का जो है
आप कह सकते हैं फंडामेंटल बेस होता है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53। और 53 जाने से पहले यहाँ पर एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है देख सकते हैं, जैसे हर्बर्ट साइमन के अनुसार सत्ता की व्यवस्था की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें सदैव उत्तरदायित्व तो निर्धारित किए जाते हैं। मीन्स ये जो स्कॉलर हैं ये अकाउंटेबिलिटी को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है निम्न में से किन देशों में भारत ने शांति स्थापना कार्य में भाग लिया था। तो शांति स्थापना कार्य में भाग इंडिया कैसे लेगा, तो इंडिया लेगा किसके थ्रू, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के थ्रू लेगा। तो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के थ्रू इंडिया ने कोरिया, गाजा पट्टी, साइप्रस और लेबनान, इन तीनों में जो है शांति को स्थापित करने के लिए बहुत सारे अभियान लगाए हैं इंडिया ने। और इंडिया जो है संयुक्त राष्ट्र की जो शांति सेना है उसका मेंबर 1950 से ही है। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में है आपका एक अभिकथन है और तर्क है। तो अभिकथन में ये कहा गया है स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, निष्क्रिय प्रतिरोध के वे तरीके थे जिनका बाल गंगाधर तिलक ने प्रयोग किया था। ये सही है दोस्तों स्टेटमेंट। तिलक बहिष्कार को एक प्रभावी हथियार के रूप में स्वीकार करते थे। हाँ, अब देखिए उन्होंने बहिष्कार किया, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। ऐसा वो क्यों अडॉप्ट किए, क्योंकि वो बिलीव करते थे कि जो बहिष्कार करना है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या एक ऐसा हथियार है जिससे हम अंग्रेजों को बहुत हद तक क्षति पहुंचा सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ए जो है दूसरे का, ये दोनों सही हैं और ए जो है बी जो है दूसरे का यानी कि ए का सही एक्सप्लेनेशन करता है। फिर आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है कार्ल मार्क्स की कृतियों को अवरोही क्रम में लगाइए। तो ये बुक्स है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखने की बात की गई है कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, तो आपको ये रटना ही पड़ेगा। फिर आपका क्वेश्चन है इसमें जो पहला बुक आता है क्रोनोलॉजी में वो है पहला द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि आपका आया था 1848 में। फिर आपका आता है दास कैपिटल जो कि आया था 1867 में। फिर आपका जो है द क्रिटिक ऑफ द ग्रोथ प्रोग्राम जो कि आपका आया था 1891 में। फिर आया था आपका है द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट जो कि आपका आया था 1932 में। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है दोस्तों। आप एक शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए जिसमें इन बुक्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया हो ताकि एग्जाम के टाइम आप अच्छे से रिवाइज कर लें। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56। लेकिन 56 देखने से पहले यहाँ इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे थीसिस ऑन फायरबाख ये जो है मार्क्स ने लिखा है। द जर्मन आइडियोलॉजी ये भी मार्क्स ने लिखा है जो कि 1846 में पब्लिश हुआ। द होली फैमिली 1844 ये भी कार्ल मार्क्स ने लिखा है। प्रीफेस टू कंट्रीब्यूशन टू द पॉलिटिकल इकोनॉमी ये भी 1859 में लिखा गया, किसके द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा। सिविल वार इन फ्रांस 1871 ये भी कार्ल मार्क्स ने लिखा है। और कार्ल मार्क्स ने 1932 में जो है एक इम्पॉर्टेंट बुक लिखा जो बहुत ही फेमस है विथ रिस्पेक्ट टू थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस। वो बुक है द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से याद कर सकते हैं दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, अगनशुत संबंधित है। तो ये दोस्तों एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट मीन्स एक बुक है जो कि बुद्ध दर्शन से संबंधित है। अब बौद्ध दर्शन से जो बुक इंपॉर्टेंट बुक रिलेटेड है उसमें आप त्रिपिटक का नाम सुनते होंगे। त्रिपिटक 3 ग्रंथों को मिलाकर के त्रिपिटक कहा जाता है। उसमें आपका है पहला सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। और सुत्त पिटक को दोस्तों कई भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे दीघ निकाय, मध्यमिक निकाय, संयुक्त निकाय, अगुत्तर निकाय, खुदक निकाय। ये सब क्या है, पार्ट हैं सुत्त पिटक के। जैसे अब एग्जाम्पल में और इजी वे में समझने की कोशिश करें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि जो बुद्धिज़्म की बुक्स हैं वो बुक्स में पहला आपका है त्रिपिटक। अब त्रिपिटक को 3 पिटकों को मिलाकर कहता है। पहला है आपका सुत्त पिटक, फिर अभिधम पिटक, फिर आपका है सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। ये आपके हैं, हाँ सही है, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक ये हैं। अब ये जो आपका बुक है ये बुक कई चैप्टर में डिवाइड है, कई चैप्टर में। उस चैप्टर में जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर देखा गया था अगुत्तर निकाय है, फिर आपका फिर मध्यमक निकाय है। ये क्या है, सुत्त पिटक के चैप्टर्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है अरेंज करके देखने में। जैसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि अगुत्तर निकाय जो है किसका पार्ट है, तो वो आपका सुत्त पिटक का पार्ट है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि जो विनय पिटक है वो भी डिवाइडेड है। उसमें
पराजिक है, पचित्य है, महावग्ग है, चुलवग्ग है, परिवार है। ये चैप्टर्स हैं जिसमें ये डिवाइड है। फिर अभिधम पिटक है जो कि धमसंगड़ी, विभंग, धातु कथा, पुंगल पंजित, कथा वस्तु, यमक और पट्ठान, इन सब में डिवाइड है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57, जो कि पूछता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक सक्रियता से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद न्यायिक सक्रियता कह सकते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड है, वो है आर्टिकल 21। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शासन की धारणा से संबंधित है। तो शासन की धारणा से संबंधित आपका कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी और पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है दोस्तों। और कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी और पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, ये जो धारणाएं हैं ये डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी जो है ये सार्वजनिक वयस्क मताधिकार पर बेस्ड होता है, जबकि आपका जो है सहभागी या पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होता है, उसमें क्या होता है, पार्टिसिपेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है इन कंपैरिजन टू कंपटीशन। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बुक है डेमोक्रेसी से रिलेटेड, उसमें आप जोसेफ शेम्पुटर को जानते ही होंगे। जोसेफ शेम्पुटर एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर हैं जिन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बुक लिखा है। उस बुक का नाम है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। 1942 में ये बुक पब्लिश हुआ था। इनका मानना है लोकतंत्र राजनीतिक निर्णयों तक पहुँचने का एक संस्थात्मक व्यवस्थापन है जिसमें व्यक्ति प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष के माध्यम से लोगों के मत प्राप्त कर निर्णय करने की शक्ति प्राप्त करता है। रूसे के अनुसार लोकतंत्र के अंतर्गत सार्वजनिक निर्णयों तक पहुंचने में नागरिकों की प्रत्यक्ष सहभागिता का अधिकतम विस्तार शामिल है। यहाँ पर कंपटीशन को इम्पोर्टेंस दिया गया है, यहाँ पर पार्टिसिपेशन को। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में कौन रूढ़िवादी विचारक नहीं है। तो रूढ़िवादी विचारक आपके टी.एच. ग्रीन नहीं हैं, माइकल ऑक्सफोर्ड हैं, एडमंड बर्क हैं, फ्रेडरिक वान हैक, ये सब हैं। टी.एच. ग्रीन जो है ये क्या है, एक कह सकते हैं आप ये मॉडर्न लिबरल हैं जो कि सपोर्ट करते हैं पॉजिटिव लिबर्टी को। लेकिन जो है अरिस्टोटल, डेविड ह्यूम, एडमंड बर्क, ये सब क्या है, रूढ़िवादी विचारक है, जिसमें माइकल ऑक्सफोर्ड भी आता है। डेविड ह्यूम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखा, उस बुक का नाम है अ ट्रीटी ऑन ह्यूमन नेचर। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन समाजवाद के सिद्धांत से संबंधित है। मतलब समाजवाद से संबंधित जो सिद्धांत दिया था स्पेशली G.A. कोहेन ने, उनके विचार से संबंधित नहीं है। तो संबंधित नहीं है, उसमें आपका ऑप्शन ए और बी है। क्यों? क्योंकि पूंजीवाद के अंतर्गत स्वतंत्रता के अनुमति वितरण का सिद्धांत है, ऐसा G.A. कोहेन नहीं मानते हैं। जॉन रॉल्स के सिद्धांत की गहन असमता मूलक संरचना, इसके बारे में भी ये चर्चा नहीं करते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन 1 और 3 सही है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राश्रित सिद्धांत के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। तो प्राश्रित सिद्धांत के बारे में जो स्टेटमेंट सही हैं वो आपका है स्टेटमेंट ए 1 और 3। अब स्टेटमेंट पहली बार तो प्राश्रित सिद्धांत का सिंपल सा मतलब होना चाहिए कि जहाँ पर डिपेंडेंसी की बात की जा रही है, कोई किसी पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर है प्राश्रित सिद्धांत पर उन मार्क्सवादियों और गैर लेनिनवादियों का बहुत प्रभाव पड़ा जो विकास के सिद्धांत के आलोचक थे। ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरी दुनिया का विकास पहले से विकसित देशों के विकास पर निर्भर करता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। ऐसा कौन एक्सप्लेन करता है? ये जो डिपेंडेंसी थ्योरी है ये कहती है कि जो पहले से डेवलप कंट्री हैं, अगर जो वो डेवलप होंगे तो भी जो डेवलपिंग कंट्री है डेवलप होंगे। अगर जो इनमें प्रॉब्लम होगी तो उनमें भी प्रॉब्लम होगी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है दोस्तों, अरस्तु का आदर्श राज्य सदैव प्लेटो का दूसरा सर्वाधिक अच्छा राज्य है। ऐसा जो स्टेटमेंट दिया था G.S. सेवाइन ने दिया था दोस्तों। आप जानते हैं कि प्लेटो पहले आइडियलिस्टिक स्टेट की बात करता है, लेकिन बाद में वो अपनी लास्ट वाले जो बुक लिखता है उसमें क्या करता है, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करना शुरू कर देता है ऐसे स्टेट का जो प्रैक्टिकल हो। और उसी स्टेट को जो है अरिस्टोटल अपने बुक में अच्छे से एक्सप्लेन करता है, जो कि लॉ पर बेस होता है।
फिर आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। इसमें क्या है, निम्न में से कौन भारत में नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष था। तो नीति आयोग मीन्स आपका जो है एक थिंक टैंक है गवर्नमेंट का, जो कि ये पूर्णतः जो है गवर्नमेंटल नहीं है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में नहीं लिखा गया है, ना ही ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही ये इंस्टीट्यूटरी बॉडी है। बस ये बॉडी जो है कैबिनेट के कह सकते हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एक प्रपोजल पे बनाई गई है, और इसका जो चीफ होता है हमेशा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। और जब ये बना था आपका 1 जनवरी 2015 में जब ये बना था, इस समय इसके जो प्रधानमंत्री भारत के थे वो नरेंद्र मोदी थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा। इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट या अध्यक्ष होंगे वो हैं आपके नरेंद्र मोदी हैं दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, हाँ यहाँ से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो नीति आयोग है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है, आप देख सकते हैं, एक मिनट, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके दोस्तों, तो ये आप याद कर सकते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट में जो है पीवाईक्यू में देखेंगे तो फर्स्ट पेपर में एक बार इसका फुल फॉर्म पूछा है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है, भारतीय संघवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो जो कथन असत्य है वो आपका ये है कि भारतीय संघवाद के बारे में कोई ये कहे कि यहाँ पर जो है इंडिया में संघवाद की भावना क्या है कि मतलब वो प्रतिबिंबित होती है केवल, मतलब यह एक साथ आने के संघवाद की संभावना, जैसे कि यहाँ पर कई स्टेट हैं, 1 2 3, ये वो स्टेट नहीं है जैसे अमेरिका में कि सभी स्टेट आए एग्रीमेंट किए तब यूनियन बना। इंडिया में जो यूनियन बने हैं दे आर नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट, वो बने हैं और वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। ये इस प्रकार ये स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि भारत में जो स्टेट बने हैं वो एग्रीमेंट बने हैं, नहीं, भारत में एग्रीमेंट पे नहीं बने हैं और ना ही वो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर जो है, और इंडियन फेडरलिज्म के बारे में कई स्कॉलर्स ने कई व्यू दिया, जैसे आप देखेंगे केसी ह्वेर को, तो केसी ह्वेर ने जो है एक स्टेटमेंट दिया है कि इंडियन फेडरलिज्म जो है क्या है, इंडियन फेडरलिज्म क्वाजी फेडरल है, जबकि मॉरिस जोन्स जो है ये इंडिया को बारगेनिंग फेडरलिज्म के नाम से पुकारते हैं, और ग्रामिल ऑस्टिन ये कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंडिया को सहयोगी संघवाद। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा था कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से आप क्या समझते हैं और इससे संबंधित आने वाले प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन का चर्चा कीजिए, ऐसे करके क्वेश्चन था। और आइवर जेनिंग्स एक स्कॉलर हैं, वो इंडिया को फेडरेशन को कहते हैं फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। तो ये जो स्टेटमेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में स्टेटमेंट दे दे, मैच करने के लिए दे दे, या स्टेटमेंट दे दे स्कॉलर का नाम पूछ ले, तो जो ये छोटे छोटे वन लाइनर है आपको तैयार रखना चाहिए प्रॉपरली। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। इसमें ये है, अल्पतंत्र वह सरकार है जिसमें कुछ लोग का प्रभुत्व होता है। फिर आपका है, रॉबर्ट मैकेंजी ने अल्पतंत्र के लौह सिद्धांत की परिकल्पना की थी। नहीं, ये गलत है। तो आपका स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही है दोस्तों। रॉबर्ट मैकेंजी जो है अल्पतंत्र के लौह सिद्धांत की परिकल्पना की थी, यह असत्य है। अल्पतंत्र के लौह नियम जो है आयरन ऑफ ओलिगार्की का प्रतिपादन जो है ये जर्मन के स्कॉलर ने किया था, जिसका नाम आप देखेंगे रॉबर्ट मिचेल्स था। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। इसमें क्या है दोस्तों, बुक्स हैं और उससे संबंधित जो उसके बुक्स में जो है मैटर हैं, सब्जेक्ट पॉइंट हैं, उनके बारे में मैच करने के लिए दिया है। जैसे आप गीतांजलि जो है दोस्तों ये ईश्वर के प्रति एक समर्पण संबंधित है। फिर आपका गोरा ये जो बुक है ये औपनिवेशिक भारत में विविधतापूर्ण सामाजिक जीवन के विश्लेषण के बारे में चर्चा करता है। फिर आपका साधना जो बुक है ये जीवन की बोध के बारे में चर्चा करता है। घरे बयार द होम एंड द वर्ल्ड ये बुक जो है स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि में जीवन का गहन अर्थ के बारे में चर्चा करता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दोस्तों, और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टैगोर का उपन्यास गोरा ये अंग्रेज शासन में भारत के राष्ट्रीय चेतना की औपनिवेशिक महाकाव्य है। मतलब ये जो बुक है, पहला नंबर तो लिखा गया टैगोर के द्वारा है, दूसरा ये बुक डिस्क्राइब करता है कि कैसे इंडिया में जो है नेशनल कॉन्शियसनेस यानी कि राष्ट्रीय चेतना आई।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 में है, निम्न में से कौन से कथन निरंकुशतावाद सर्वसत्तावाद के संबंध में सत्य हैं? निरंकुश शासन व्यवस्था में सरकार संवैधानिक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ये स्टेटमेंट सही है। निरंकुश शासन व्यवस्थाएं संस्थानकृत और वैध हो सकती हैं, ये भी सही है। सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्थाएं राज्य, समाज और अर्थव्यवस्था के सभी पक्षों को नियंत्रित करने और परिवर्तन करने का प्रयास करती हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। यानी कि आपका ऑप्शन डी सही है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 में है, स्टेटमेंट है दोनों को और आइडेंटिफाई करना है कौन सा सही कौन सा गलत है। चेस्टर बर्नार्ड ने संगठन को 2 या अधिक व्यक्तियों की सचेतन समन्वित क्रियाकलापों की प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है। ये स्टेटमेंट सही है। चेस्टर बर्नार्ड ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया है कि मनुष्य मुख्यतः आर्थिक प्रोत्साहन द्वारा प्रेरित होता है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उन्होंने स्पेशली ये नहीं कहा कि इकोनॉमिक फैक्टर है, स्पेशली इकोनॉमिक फैक्टर को ही नहीं डोमिनेट मानते हैं। फिर आपका आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोर वर्गों का हथियार है। सत्याग्रह कभी भी विरोधी को आतंकित नहीं करना चाहता है। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो भी सत्याग्रही होता है वो नहीं चाहता है कि जो सामने वाला है उसको हम आतंकित कर दें, डरा दें। निष्क्रिय प्रतिरोध व्यवहार में नकारात्मक है, जबकि सत्याग्रह सकारात्मक नैतिकता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। यानी कि आपका ये, और जो आप देखेंगे कि ये जो सत्याग्रह का चर्चा है, ये सत्याग्रह का जो चर्चा है हमें देखने को मिलता है स्पेशली इंडिया में बाई एम.के. गांधी। लेकिन एम.के. गांधी ने जो इसकी लर्निंग ली थी ये देखने को मिलता है अनटू दिस लास्ट ये बुक लिखा गया था टॉलस्टॉय के द्वारा, तो उसमें इस कॉन्सेप्ट को देखने को मिलता है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, उत्तर शीतवाद युग में निर्गुट आंदोलन की प्रासंगिकता का विश्लेषण करने हेतु किसने द न्यू नादर्न कंसर्ट ऑफ द पावर का विचार दिया? तो ये इसका विचार जो है ए.पी. राणा नामक स्कॉलर ने दिया था। द न्यू नार्दर्न कंसर्ट ऑफ पावर, ये जो है कॉन्सेप्ट ए.पी. राणा ने दिया। और आई थिंक ये न्यू पॉइंट है जो कि मुझे भी याद नहीं था इससे पहले, तो आई थिंक ये आपको तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि जो आपको लगे कि ये नया है तो उसको लिखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास स्टैटिक पोर्शन वाला ये पॉइंट है, तो हो सकता है रिपीट हो जाए। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों, उसमें ये पूछा गया है, जयप्रकाश नारायण ने निम्न में से किन दलों का गठन किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन किया था, संगठन किया था, और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का। जयप्रकाश नारायण जो है एक माने जाने स्कॉलर हैं, माने जाने पॉलिटिकल थिंकर भी हैं, और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसका कॉन्सेप्ट का नाम है होल रिवोल्यूशन, या कह सकते हैं संपूर्ण क्रांति का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। और जो है इसके अलावा जयप्रकाश नारायण के अलावा भी कई थिंकर थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने में, जिनमें आपका नाम देखेंगे M.N. दंतेवाला, यूसुफ मेहर अली, ऐसे स्कॉलर भी हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। जैसे जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति की घोषणा की थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जो कि हम अभी बात ही कर रहे थे। फिर आपका और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट बुक्स, इन्होंने कई इंपॉर्टेंट बुक्स लिखे, जैसे समाजवाद क्यों, जो कि उन्होंने लिखा था 1936 में। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म 1949 में इन्होंने लिखा। टूवर्ड्स आ न्यू सोसाइटी, ये लिखा 1958 में। आप प्ली फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी 1959 में इन्होंने लिखा। फार्म सोशलिज्म टू सर्वोदय, ये लिखा 1959 में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है कि काल कर्मानुसार लगाना है दोस्तों। तो काल कर्मानुसार लगाने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे लोक लेखा समिति का जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ था इंडिया में, वो आपका हुआ था 1921 में ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। फिर आपका आता है प्रकलन समिति, जो प्रकलन समिति की जो ऑर्गेनाइजेशन हुई थी 1950 में हुई थी। लोक उद्यम समिति आपकी आती है दोस्तों 1964 में। विभागीय अस्थायी समिति आती है 1993 में।
तो ये आपका जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आपको याद रखना पड़ेगा ये। फिर आपका है लोक लेखा समिति के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो लोक लेखा समिति जो आई थी वो आई थी भारत सरकार अधिनियम जो 1919 में आता है, जो कि उसमें कितने मेंबर थे 22, उसमें 15 मेंबर लोकसभा के और 7 मेंबर राज्यसभा के थे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73, जो कि मैच करना है। तो मैच करना हम सीधे बॉक्स से ही देख लेते हैं, हमें न्यू इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप देखेंगे कि जो बायोपोलर पावर का जो कॉन्सेप्ट दिया है वो कीनेथ वाल्टेज ने दिया था, और कीनेथ वाल्ट जो है दोस्तों एक न्यू रियलिस्ट थिंकर है। क्या है? न्यू रियलिस्ट थिंकर है। मतलब ये ऐसा मानता है कि पूरे वर्ल्ड में अगर जो पावर के दो सेंटर हैं, मान लीजिए जैसे कोल्ड वार इरा में था, यूएसएसआर था एक तरफ यूएसए था, तो इस टाइप की इक्वेशन अगर जो बन रहे हैं तो ये बहुत स्टेबल हैं फॉर वर्ल्ड पीस, ऐसा मानना है कीनेथ वाल्ट का। फिर हितों की शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है कि मतलब पावर इंटरेस्ट ही जो है किसी व्यक्ति का पावर जो है उसका इंटरेस्ट डिफाइन करता है कि वो पावर कैसे यूज करता है। तो इसका कॉन्सेप्ट है मॉर्गेनथाउ ने दिया था, और मॉर्गेनथाउ को जो है फादर कहा जाता है रियलिज्म का। रियलिज्म का फादर कोई कहा जाता है तो हांस मॉर्गेनथाउ है, जिन्होंने 6 कॉन्सेप्ट दिए हैं। फिर आपका जो है राज्य अपनी सापेक्षिक शक्ति को अधिकतम बनाने का प्रयास करता है कि जो कोई भी स्टेट होगा तो वो अपनी जो रिलेटिव पावर, जैसे मान लीजिए एक पाकिस्तान है एक इंडिया है, तो हमेशा दोनों कंट्री चाहेंगे कि उनकी जो पावर एक दूसरे से है, कि जैसे इंडिया अभी पावरफुल है तो इंडिया हमेशा चाहेगा कि हमेशा पावरफुल ही बना रहे। तो इस कॉन्सेप्ट का समर्थन करने वाले हैं जॉन मेयर समर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न्याय, कानून और समाज का कोई स्थान नहीं है, ऐसा मानना है थीसियोडाइसिस का। मतलब थीसियोडाइसिस ये मानता है कि भैया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जस्टिस, लीगैलिटी और सोसाइटी ये मैटर नहीं करती है, बल्कि लोगों का इंटरेस्ट मैटर करता है। और हांस मॉर्गेनथाउ का एक इम्पॉर्टेंट कोट है कि राष्ट्रहित राष्ट्र की नीति के आधारभूत कसौटी है, कि मतलब कोई भी स्टेट जो भी एक्ट करता है, रिएक्ट करता है, वो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इंटरेस्ट पे रिएक्ट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है निम्नलिखित में से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। मतलब इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो आपका है 2 और 4। संसद की सर्वोच्चता इंडिया में नहीं है। फिर राज्यों में अछूतता, कोई भी स्टेट जो है भारत से अलग नहीं हो सकता है, ये आर्टिकल 1 में ही लिखा है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 1 में ही लिखा है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है, निम्नलिखित कथनों में से भारत में महिला आंदोलन से संबंध में सही है। तो इंडियन हिस्ट्री में स्पेशली वुमेन मूवमेंट को लेकर के जो कंट्रीब्यूशन है उसमें सरोजिनी नायडू का काफ़ी अच्छा योगदान है, एनी बेसेंट का भी अच्छा योगदान है। उन्होंने महिलाओं के वोट के मुद्दे को उठाया था। फिर आप तिलक का जो गणेश उत्सव है, ये जो गणेश फेस्टिवल वो बनाते थे, उसका उद्देश्य जो है महिलाओं को सम्मिलित करना, महिलाओं का पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, क्योंकि वो एक चीज़ समझते थे कि महिलाओं का कंट्रोल हाउस होल्ड पे अच्छा होता है, और महिलाओं का आगे देखने को मिलता है कि इन सब के प्रयास से कि जो आपका स्वदेशी मूवमेंट होता है, स्वदेशी मूवमेंट में महिलाओं का रोल बहुत अच्छा होता है, वो बहुत अच्छे लेवल पर पार्टिसिपेट करती है। जैसे महिलाएँ क्या करती हैं, अपना क्लॉथ को निकाल के रख देती हैं, जला देती हैं, और फॉरेन जो वो ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो आभूषण पहने होती हैं, वो भी वो छोड़ देती हैं पहनना। तो ये इस प्रकार कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा होता है उनका। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि कांग्रेस का जो 1970 का अधिवेशन हुआ था उसको पहली कोई महिला अध्यक्ष ने जो है लीड किया था, वो थी एनी बेसेंट। फिर आप देखेंगे 1918 में क्या होता है, जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसमें स्त्री मताधिकार की बात को उठाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता जो कर रही होती हैं सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू नहीं कर रही होती, वो इस मुद्दे को उठाती हैं कि वुमेन्स को राइट टू वोट होना चाहिए, ये कौन कहती हैं? सरोजिनी नायडू। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 में है, निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है। तो राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है थॉमस पेन ने। थॉमस पेन का मानना है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, और राज्य एक आवश्यक बुराई है, इसके पीछे का इनका लॉजिक ये है कि राज्य क्या करता है, इंडिविजुअल लिबर्टी को क्या करता है, करटेल करता है, उसको रोकता है।
ऐसा मानना है थॉमस पेन का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों स्टेटमेंट से आइडेंटिफाई करना है कौन सा सही है। संविधान द्वारा भारत को जानबूझकर फेडरेशन ऑफ स्टेट के बजाय यूनियन ऑफ स्टेट को कहा गया है। ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों। आप देखेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन को तो उसमें बी आर अम्बेडकर का स्टेटमेंट ही है कि वो कभी नहीं समर्थन करते हैं कि इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट हो। वो हमेशा वो समर्थन नहीं करते हैं फेडरेशन ऑफ स्टेट को, वो समर्थन करते हैं यूनियन ऑफ स्टेट को। संविधान निर्माताओं की दृष्टि में यूनियन शब्द एक विशेष प्रकार के फेडरेशन का भाव दर्शाता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये ऐसा उन्होंने नहीं माना, यानी कि आपका स्टेटमेंट सेकंड गलत है। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है मार्क्स से भी संबंधित श्रम की संकल्पना में सम्मिलित है। तो मार्क्स के भी संबंधित श्रम की संकल्पना में सम्मिलित जो है वो आपका ये चार के चारों स्टेटमेंट हैं, जैसे उत्पादन भी संबंधन, फिर आप प्रक्रिया में भी संबंधन, प्रकृति में भी संबंधन और प्रजाति में भी संबंधन। तो ये चार के चारों स्टेटमेंट सही हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था को गतिहीन अनुत्तरवादी राज्य के स्थान पर नियमित आंदोलन की दृष्टि से अस्थायी किसने कहा। तो ये कहा है W.H. मॉरिस जोन्स ने। ये कोटेशन या लॉजिक है, इसको आप याद रख सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है व्यक्तिवादी अराजकतावाद की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषता नहीं है। तो वो है जैववादिता। ये व्यक्तिवादी अराजकतावाद का कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑर्गेनिसिज्म जिसको बोलते हैं वो जो है इंडिविजुअल एनार्किज्म का कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का कार्य नहीं है। तो राज्य का कार्य केवल साम्राज्य का निर्माण ही नहीं है, राज्य और भी कार्य करता है। जैसे राज्य इसके अलावा केवल राज्य का निर्माण करना ही राज्य का कार्य नहीं है, राज्य का और भी कार्य है जो वो डिफाइन करता है अपने बुक अर्थशास्त्र में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। तो ये आपका है यह विवादों के निपटारे के वैकल्पिक तंत्र के रूप में मध्यस्थता की अनदेखी करता नहीं। ये इसीलिए बनाया गया है कि जो प्रॉब्लम हो रहे हैं कंज्यूमर्स को उसको सॉर्ट आउट किया जाए। तो ये अनदेखी कैसे कर सकता है, यानी कि ये जनरल लॉजिक से भी स्टेटमेंट गलत होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में जो है मैच करना है, और मैच करना है तो हम बॉक्स में जाकर डिटेल में देख लेते हैं। जैसे पॉलिसी साइंस, ये बुक है, पॉलिसी साइंस बुक को लिखने वाले हैं डी लर्नर एंड होराल्ड लासवेल ने लिखा है पॉलिसी साइंस। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये लिखा है W.F. बिलोबी ने। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर अ स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन ये जो लिखा है हर्बर्ट साइमन ने लिखा है। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर अ स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन ये हर्बर्ट साइमन ने लिखा दोस्तों। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो ब्यूरोक्रेट होते हैं या कोई गवर्नमेंट का डिसीजन होता है इन्हीं की थ्योरी पे लिया जाता है। द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम ये बुक जो है रॉबर्ट डहल ने लिखा है। फिर आपका जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है बुक ये वही जो हम लोग ऊपर से डिस्कस किए हैं रॉबर्ट डहल का, और ये रॉबर्ट डहल के बुक्स हैं, ये हर्बर्ट साइमन का। और आप बुक्स का एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए दोस्तों। इफ़ यू आर डूइंग दिस आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू डू वेरी वेल इन द एग्जामिनेशन। तो आपका क्वेश्चन नंबर है 84। शासन के वर्गीकरण की यूनानी पद्धति के अनुसार अनेकों द्वारा शासन के विकृत रूप को जाना जाता है। तो आपका है अराजक, लोकतंत्र, भीड़ का शासन। फिर आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है इनमें से दोनों कथन को आइडेंटिफाई करना है कौन सा करेक्ट है कौन सही इनकरेक्ट है। प्रत्येक संविधान का अपना दर्शन होता है, ये सही है दोस्तों। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो उसमें उसका तो फिलॉसफी होगी, पहला पॉइंट।
भारतीय संविधान में निहित दर्शन को समझने के लिए हमें पंडित नेहरू के ऐतिहासिक उद्देश्यपरक संकल्पना को ध्यान केंद्रित करना होगा। बिल्कुल, क्योंकि जो आप किसी देश की फिलॉसफी को पढ़ रहे हैं तो फिलॉसफी को जिस बैकग्राउंड में प्रिपेयर किया गया था वो बैकग्राउंड समझे बिना उसकी फिलॉसफी को नहीं समझ सकते, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही होगा। फिर आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी के सिंडिकेट समूह के सदस्य नहीं थे? तो कांग्रेस पार्टी के जो सिंडिकेट समूह था उसके सदस्य YV चमन नाम के जो पॉलिटिकल लीडर थे वो नहीं थे, जबकि आप देखेंगे YMN निजलिगप्पा और ये इनका नाम थोड़ा साउथ इंडियन है तो प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है। फिर आपका है मोरारजी देसाई, फिर के कामराज, ये सब जो है सिंडिकेट के कांग्रेस पार्टी के सिंडिकेट के समूह के जो है मेंबर थे, जबकि YV चमन जो है नहीं थे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, संविधान के अनुच्छेद 19 में उदात्त निम्नलिखित स्वतंत्रताओं को क्रमबद्ध कीजिए। जो आपको अंडर आर्टिकल 19 जो राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत जो 6 राइट्स हैं उन राइट्स के बारे में चर्चा की गई है कि उनको जो है क्या करना है, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। क्रोनोलॉजिकल नहीं, क्रमबद्ध या सिक्वेंशियल ऑर्डर में लगाना है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो आप देखेंगे पहले आपका है वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार के कृतित्व होना पहला है। फिर दूसरा आपका है संघ तथा यूनियन बनाने का संगठन मतलब फ्रीडम है। फिर आपका है भारत के भूभाग में कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक रहने का या भ्रमण करने का। फिर आपका जो है सबसे लास्ट वाला इस क्रमबद्ध में वो है आपका कोई भी व्यवसाय अपनाना, ये भी राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के लिए भाग्य के सभी पहलू नैसर्गिक योग्यता सहित अप्रासंगिक हैं। यह कथन किस अवधारणा को इंगित करता है? यह भाग्य समतावाद की अवधारणा को इंगित करता है। फिर आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है दोस्तों, इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं, इनको आइडेंटिफाई करना है कौन सा करेक्ट और कौन सा इनकरेक्ट है। स्वतंत्रता और समानता को एकजुट करने हेतु सामाजिक लोकतंत्र उदारवाद के तत्वों को समावेशित करता है, ये स्टेटमेंट सही है। सामाजिक लोकतंत्र शासन नव निगमवाद की प्रणाली का प्रयोग करते हैं जिसमें नीति निर्धारण में राज्य, श्रम और व्यापार सम्मिलित होते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से किन विषयों में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं? तो आपका है ऑप्शन बी, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना। तो इसमें क्या है कि जो हमारा राज्यसभा है उसके पास पावर है कि वो किसी भी नए जो ऑल इंडिया सर्विसेज है इंक्लूड कर सकता है। जैसे अभी ऑल इंडिया सर्विसेज IAS है, PCS है, सॉरी IAS है, IPS है, फिर आपका IFS है, ये क्या है ऑल इंडिया सर्विसेज है। इसमें से कोई एक्स्ट्रा जोड़ना चाहे तो पावर जोड़ने का है राज्यसभा को। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। बाकी 90 से लेकर के 100 तक का जो क्वेश्चन होता है, 90 से 100 तक का, जिसका आंसर एक पैसेज में दिया होता है और उस पैसेज को प्रैक्टिस करके आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसमें डिस्कशन करने लायक जैसा कुछ नहीं है, हम एक लास्ट वाले वीडियो में उसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे और आप इजीली इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप एग्ज़ाम में उसका आंसर फाइंड आउट कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।